स्टार्ट करें डॉक्टर हिना। जी जी, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं ना मेडिसिन इस तरह से पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है बीसीएससी से रिलेटेड, वो मैं एंड में बताऊंगा। लेकिन जो एटियोलॉजी है, हम्म। पैथोफिजियोलॉजी है, एक डिजीज़ के बारे में मैं आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट दे दूंगा, ताकि आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना, फिर वो नेवले की तरफ चला जाता है। हमने इसमें ना बेसिकली हम्म। बीसीएससी में क्या देखना होता है, इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस है, और थोड़े बहुत क्लिनिकल फीचर्स। हम्म। ठीक है, हमें ये देखना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंथ्रेक्स के बारे में। अब एंथ्रेक्स से बेसिकली ये बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग रॉड होता है। इसकी जो ट्रांसमिशन बेसिकली होती है इंजेक्शन के थ्रू हो जाएगी। इसके स्पोर्स ना सोइल के अंदर होते हैं, वाटर में और कार्कस के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं ये इंजेक्शन के थ्रू ना, ये ट्रांसमिशन हो जाती है। और इसका जो स्पोर्स इतने हार्ड होते हैं कि ना, जो अल्कलाइन सॉइल है उसके उसके अंदर वो 10 सालों 20 सालों तक भी सरवाइव कर सकते हैं। इसमें इतनी पोटेंशियल होती है। बाकी इसमें ये है, पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि ना, इंटेस्टाइन में जब जाएंगे, वहाँ पे जो स्पोर है वो जर्मिनेट करते हैं। और इसके 3 एक्सोटॉक्सिन्स हैं बेसिकली। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? जी जी, हो रही है। ठीक है। तो इसमें ये 3 टाइप्स के एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं: एडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर और प्रोटेक्टिव एंटीजन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, सेप्टिसीमिया करते हैं, और एट द एंड हेमरिज करते हैं, कि जहाँ से भी ओरिफिस होती है बॉडी की, वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और इसका एक क्लिनिकल साइन ये है कि डेथ के बाद ना रिगर मोर्टिस नहीं होता, क्योंकि जो ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म उसमें स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिगर मोर्टिस नहीं होता। ग्लाइकोजिन चाहिए होता है रिगर मोर्टिस के लिए। तो इसमें यह है कि आपको एनिमल दिखेगा, सडन डेथ होगी, डार्क अनक्लोटेड ब्लड होगा जो नाक से निकलेगा, ओरिफिस से निकलेगा, कानों से निकलेगा, आंख आइज से निकलेगा, रेक्टम से निकलेगा। तो बेसिकली ये एक क्लिनिकल साइन है एंथ्रेक्स का। और जो रुमिनेंट होती है ना, उसमें परक्यूट फॉर्म होती है। तो जो इम्पोर्टेंट है बीसीएससी से रिलेटेड, उसमें ये है कि ना, ये जोनोटिक है। जब भी आपको पता चल के जाए तो आपने रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्रोप्सी अवॉइड अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें ये रिस्क रहता है, जो स्पोर्स हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, तो ट्रांसमिशन का खतरा होता है। तो इसका एक बुरियल का स्टेप है कि ना, हम 2 मीटर डाउन डिग करते हैं, और लाइम डालते हैं, फिर जाके हम उस एनिमल को ना ब्यूरी करते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट बेसिकली यही है कि हम पेंसिलिन को देते हैं हाई डोजेस में। और इसकी वैसे वैक्सीन भी मौजूद है, लाइव वैक्सीन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ना, जोनोटिक है, आपने रिपोर्ट करना है। बाकी आ जाता है एलर्जिक रिएक्शंस, जो हमने फिजियो में भी पढ़े थे। एलर्जी रिएक्शन बेसिकली एनाफाइलैक्सिस है, टाइप 1 जिसे हम कहते हैं, आईजी मीडिएटेड। और इसमें लाइक कोई भी ड्रग हो, वेनम हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, इसमें ये एलर्जी हो सकती है किसी भी एलर्जन की वजह से। तो जो हमने इसमें, हमें सेंसिटाइजेशन फेज भी पढ़ा है, कि जब आईजी बाइंड करती है मास्ट सेल के साथ, चैलेंज फेज होता है जिसमें डीग्रेनुलेशन भी होती है। फिर मीडिएटर फेज होता है, जिसमें मीडिएटर डिफरेंट तरह के रिलीज होते हैं, हिस्टामीन, ल्यूकोट्रीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, जो अपना अपना ना अफेक्ट काज करते हैं। बेसिकली एकदम से वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, और ब्रोंकोस्पाज्म इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें। तो बेसिकली ये एनाफाइलैक्सिस है, मिनट टू आवर्स तक ये चलता है। इसमें रिस्पायरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और डर्माटोलॉजिकल, तो तीनों तरह के ना इसमें रिएक्शन हो सकता है। वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने जब भी ऐसा देखा, हमने एपिनेफ्रिन देना आईएम के थ्रू, साथ ऑक्सीजन और फ्लूइड थेरेपी करनी है क्रिस्टोलाइट के थ्रू। बाकी एंटी हिस्टामिक लाइक डाइफेनहाइड्रामीन। तो जितने भी हमने ये इमरजेंसी में यूज़ करने हैं, ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे हम, अमाइनोफाइलिन देते हैं। तो ये है।
तो जब भी आपने मेडिकेशन करनी है, ऐसी कोई ड्रग्स वगैरह देनी है, तो आपने प्री मेडिकेशन कर देनी होती है एंटी हिस्टामिक ड्रग के थ्रू, ताकि पेशेंट में रिस्क कम रहे। ठीक है। बाकी डीसीएम है। ठीक है। डीसीएम है। डीसीएम बेसिकली ये ना, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जो डायलेट कर जाती हैं जो हार्ट वाल्स होती हैं। इसमें बेसिकली जो प्राइमरी रीज़न है ना, जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, जो लार्ज डॉग ब्रीड है। और जो सेकेंडरी रीज़न है उसमें ये है कि ना, एक टोरिन होता है, टोरिन डेफिशिएंसी। जो मोस्टली कैट ना मीट खाती हैं, मीट के अंदर टोरिन नहीं होता, तो टोरिन डिफिशियंसी की वजह से ना कुछ ड्रग्स, कुछ ब्रीड्स के अंदर ना ये हो जाता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। तो आपने बस ये याद रखना है, कैट के अंदर टोरिन डेफिशिएंट डाइट की वजह से डीसीएम होता है। डॉग के अंदर जेनेटिक भी है, ठीक है, जेनेटिक है, और कैट्स के अंदर टोरिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो मायोकार्डियल मायोकार्डियम है ना, उसकी डिजनरेशन होने लग जाती है, और वेंट्रिकुलर डायलेशन होती है। उसके साथ क्या होगा, जो कंट्रैक्शन है हार्ट की वो कम हो जाती है। तो जो मतलब ब्लड निकालने का, इंजेक्ट करने की पावर है वो कम हो जाती है। तो ब्लड दिल के अंदर ही मौजूद रहता है। तो इससे कॉम्पेंसेट करने के लिए डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म भी हैं। लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है ना, वो ये है कि ना, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की तरफ ये वक्त के साथ लेके जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है, टोरिन डिफिशिएंट इन कैट, और जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इन लार्ज ब्रीड, और ये लीड्स टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें ये है कि डॉग्स आपको दिखेगा उसमें ना, एक्सरसाइज जब करता है वो थक जाता है, कफ होगी जो, क्योंकि दिल की पावर कम हो जाती है ना पंप करने की। तो क्या होगा, ये साइड टस हो जाती है, फ्लूइड भर जाता है पेट में, लिम्स के अंदर। तो आपको ये दिखेगा, अब सांस चढ़ेगा इसके अंदर, सबसे क्लिनिकल साइन ये है। कैट के अंदर ना सिर्फ ये फ्लूइड नहीं भरता है, बाकी सारे साइंस आते हैं, हिंड पैरालिसिस भी हो जाता है, हिंड पैरालिसिस हो जाता है। तो ये है इसके क्लिनिकल साइंस। तो इसमें जो फिजिकल एग्जाम में हम देखेंगे कि ना, जो फीमोरल पल्स है वो वीक होगी, अरिथमियाज होगा। अरिथमियाज में ना वेंट्रिकुलर अरिथमियाज चलते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है गैलव रिदम। गैलव रिदम आपको सुनेगी यहाँ पर, और पल्मोनरी क्रैकल्स आपको सुनाई देंगे। तो इसमें आपने डीसीएम किस किस में होता है, और इसकी फिजिकल एग्जाम्स कौन सा है। हर्ट, मोस्टली क्वेश्चन हर्ट में से आता है कि ना, इसमें किस तरह का अरिथमिया होता है, कौन सी साउंड आती है। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, इकोकार्डियोग्राम है। हाँ बेसिकली, हाँ ये है, इकोकार्डियोग्राम में आपको ना वेलेंटाइन हर्ट दिखेगा। ठीक है, वेलेंटाइन हर्ट की शेप होती है, आप गूगल करना। इसमें जो मेन साइन है उसके हर्ट हम्म। शेप वेलेंटाइन हो जाती है। और साथ रेडियोग्राफ में आपको अडीमा भी दिख सकता है, कार्डियोमेगाली भी दिख सकता है, तो बड़ा हार्ट आपको दिखता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ईसीजी में वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कॉमन है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, जो 3D ट्रीटमेंट है, जो हम 3D ट्रीटमेंट में भी देते हैं, कि डायूरेटिक देंगे फुरसामाइड, ताकि फ्लूइड बॉडी से रिलीज हो। और डाइट हम ऐसी देते हैं जिसके अंदर सोडियम कम हो, टोरिन टोरिन ज़्यादा हो, ताकि ये कंडीशन ना जाए। रास मैकेनिज्म हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी के अंदर, रास मैकेनिज्म के थ्रू बेसिकली वो वाटर को ना कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, ताकि वाटर रिटेन ना करे। तो हमने लो सोडियम डाइट रखनी है ताकि बॉडी से ना वाटर निकले। और साथ साथ हमने डायलेटर्स देना होता है, लाइक फ्यूमाबेंडीन है, हमने पढ़ा था, एस इनहिबिटर्स होता है, हम वो देते हैं इसमें। तो 3D से याद रखना। हाँ, डीसीएम, 3D, डाययूरेटिक, डाइट एंड डायलेटर। इसमें जो हर्ट है, वैलेंटाइन हर्ट है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, और उसके साथ वेंट्रिकुलर अरिथमिया है। और इसमें यह है कि एसाइटस भी आपको मिलती है, गैलप साउंड है इसके अंदर, और इसमें ये है। ठीक है, ये समझ आ गया डॉक्टर हिना? थोड़ा जी बहुत जी। आइडिया हो गया। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो भी बता दी, एग्जाम जी। पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या देखना है। ठीक है। बाकी हम पढ़ते हैं, एक मिनट, HCM पढ़ते हैं, ठीक है। जो HCM है ना, ये है बेसिकली ना, कैट्स की डिजीज है। इसमें हाइपरटोपिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं ना,
उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, वाल बड़ी हो जाती है, विड्थ बढ़ जाती है। इसमें जेनेटिक भी इन्वॉल्व है, साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी, सेकेंडरी काज भी होता है। लाइक हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर सेकेंडरी ना एससीएम हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से भी एससीएम हो सकता है, क्योंकि ना वेंट्रिकल को ज़्यादा पंप करना पड़ता है इन दो कंडीशन के अंदर। और हाइपर थायरॉयडिज्म भी अफेक्ट करता है एससीएम। तो हमने ना, जब भी एक क्वेश्चन था, नेवले का भी क्वेश्चन था, इसमें ये था कि जब भी एससीएम हो, आपको डायग्नोस हो, तो पहले आपने रूल्ड आउट करना है हाइपर थायरॉयडिज्म। आपने सीरम T3 T4 के टेस्ट करवाने हैं। तो अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो उसे हम क्लिनिकल करेक्ट करते हैं, तो एचसीएम ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो हमने ये देखना होता है। बाकी हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है कि जो वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा, लेफ्ट आर्टियल इसमें लार्ज होती है। और इसमें ये है कि ना, आपको खांस डेफ नहीं दिखेगी, इसमें ओपन माउथ ब्रीथिंग दिखती है। जब आप अस्कल्टेट करेंगे ना, तो इसमें ये होगा, सिस्टोलिक मरमर आपको सुनाई देगा, गैला ब्रेथियम सुनाई देगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि इसमें वैलेंटाइन हार्ट शेप है, एलवी हाइपरट्रोफी कहते हैं इसे हम। तो इसमें बेसिकली जो वाल्स ऑफ हार्ट है ना, उसका एक प्रोटीन होता है जिसे हम एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट के थ्रू डायग्नोस करते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन साइड पे भी होता है ये टेस्ट। अगर हमने अपने हार्ट की हालत देखनी है तो हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें पता चल जाता है कि हमारा इन फ्यूचर हार्ट की कंडीशन क्या होने वाली है। तो एंटी प्रोबीएनपी टेस्ट कहते हैं इसे हम। ये इस कंडीशन में हमें करना। बाकी ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट आपको बताना चाहिए कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं कि बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे। ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली ना आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करता है। लाइक हमने फिजियो में पढ़ा था एटिनोल। एस इनिबिटर्स एस इनिबिटर्स हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि CHF है। ठीक है, हो सकता है। बाकी साथ हम ब्लड थिकनिंग हम यूज़ करते हैं, एस्प्रिन, कोलिपेटोग्रोल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है ना सबसे बड़ा, वो ऑर्टिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क होता है। तो हम एज ए प्रोफिलेक्टिव तौर पे ना ये एस्प्रिन यूज़ करते हैं, कोलिपेटाग्रोल यूज़ करते हैं। बाकी यही है इसका। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस गार्डेड ही रहती है। इसमें 100% हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी ब्रुसोलोसिस पढ़ते हैं। ब्रुसोलोसिस में से क्वेश्चन आते हैं, इसमें वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि हम कब वैक्सीन करते हैं। तो ब्रुसोलोसिस बेसिकली ब्रुसोला अबोर्टिस है। और भी इसके ना काफ़ी स्ट्रेन्स हैं, लेकिन राइट नाउ ना हम कैटल और डॉग की पढ़ रहे हैं। कैटल में अबोर्टिस होता है, डॉग्स में कैनिस होता है। और अभी हम राइट नाउ कैटल पढ़ते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये। और ये ना जूनोटिक है, ये याद रखना। जितने भी जूनोटिक कंसर्न वाले हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। ब्रुसोलोसिस जूनोटिक है। ये अंडोलेंट फीवर काज करता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है। इसकी जो बेसिकली एंट्री है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो फिर बैक्टीरियमिया होगा, फिर प्लेसेंटाइटिस होता है, फिर क्रोनिक इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है ये। तो इसमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है कैटल में ना जो साइंस है, जो इसकी प्लेसेंटा होगी ना वो थिक होगी, लेदरी होगी। और रिटेन प्लेसेंटा का इशू रहेगा इसमें। मिल्क कम हो जाएगा। इनफर्टिलिटी, जो आने वाले बुल्स हैं उसके अंदर ना इनफर्टिलिटी हो जाएगी। बेसिकली जो एपिडिडिमस होता है ना, उसकी स्वेलिंग हो जाती है उस वजह से। बाकी जो डॉग है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने कैटल का देखना है। तो इसमें ये है कि हम मिल्क रिंग टेस्ट करते हैं कैटल के अंदर। सीरोलॉजी टेस्ट के अंदर ना अलाइजा भी है, एग्लूटिनेशन टेस्ट भी है, एजिट। और कल्चर टेस्ट हम करते हैं। कंट्रोल आपने याद रखना है कि कंट्रोल हमने ब्रुसोलोसिस को किस तरह से करना है। इसकी RB51 हम वैक्सीनेशन करते हैं 4 से 12 मंथ के दरमियान। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसका ये है कि ना, जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हम दोबारा भी करते हैं, रिपीट करते हैं इसे। दो हम टेस्ट करते हैं ये वाले, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं अलाइजा, कंफर्म करने के लिए कि जितने एनिमल्स हैं उसमें वो
फ्री होना चाहिए। अगर कोई एक एनिमल भी है ना, उसे हमने कल कर देना है और हमने दोबारा से सारे एनिमल्स को ना टेस्ट करना है। तो आपने RB51 वैक्सीन करनी है 4 to 12 मंथ, और फिर एलाइजा करना है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ से पहले हम ना वैसे मोस्टली हम करते नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर ना मेटरनल एंटीबॉडीज भी होती हैं थोड़ी बहुत, तो वो एलाइजा के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो हम मोस्टली ना एलाइजा 6 मंथ के बाद करते हैं और फिर उसे दोबारा रिपीट करते हैं। तो हमें टेस्ट करना है और कल करना है। और ये है कि ह्यूमन रिस्क में ये है कि मिल्क के थ्रू फैल जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू फैल जाता है, अबॉर्टेड फिटस होता है इसमें। ठीक है डॉक्टर, ये ना ये समझ आ गया, रिपोर्टेबल है, जी ये जी। आपने रिपोर्ट करना है इसे, जूनोटिक है। और अबॉर्शन एट 7 मंथ है। और बाकी हम पढ़ते हैं DIC, डिसमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें आपने एक चीज याद रखना है कि H डिजीज होती है, ये जब भी मेमोराइज करना हो उसमें हर्ट वॉर्म डिजीज आ जाएगा, हेमेंजियोसार्कोमा, HGE, हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटिक डिजीज। तो ये एच की डिजीज जितने भी है ना, उसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation चलता है। बेसिकली ये खुद सेल डिजीज नहीं है, इन कंडीशंस की वजह से जो मैंने आपको डिजीज बताई हैं चार, उसकी वजह से ना ये मसला आता है। बाकी सेप्सिस भी हो सकता है, नियोप्लाज्मा की वजह से भी हो सकता है, पेंक्रियाज में इन्फेक्शन है उसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी हो सकता है ये DIC। इसमें बेसिकली ना ब्लड है ना, आ, इसमें क्लोट ही नहीं बनता ना, DIC के अंदर ब्लीडिंग होती है। बाकी पैथोफिजियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये है कि ब्लीडिंग होगी, इकाइमोसिस, पेटिचियल हेमरेजेस होंगे, इकाइमोसिस होगी, म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, थ्रोम्बोसिस। बेसिकली हाँ, ये जो मसला जो थ्रोम्बोसिस क्या करता है, इसके अंदर थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है। थ्रोम्बोसिस क्या होगा कि ना, जैसे किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई है, वहां पे कोई थ्रोम्बस बन गया, लंग्स की तरफ कोई ब्लड सप्लाई है, वहां पे थ्रोम्बस बन गया। तो उसकी वजह से ना वो जो ऑर्गन है वो पूरा ना ब्लड की वजह से वो चला जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, और डिसफंक्शन हो जाता है वो ऑर्गन एंटायर। तो इसका ये मेन फंक्शन है। ठीक है बाकी, हाँ एक मिनट जरा, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। बाकी रिवाइज किया था आपने पहले? जी जी, रिवाइज किया था। थोड़ा आइडिया हो रहा होगा ना, कुछ चीज़ें जी। नहीं। हम्म। तो इसमें हमने वैसे फिजियो में पढ़ा था कि ना, इसमें जो PTT प्रोलोंग हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है सिस्टियोसाइट, जो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ब्लड स्मेयर में आपको दिखते हैं। ट्रीटमेंट यही है कि हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, हेपरिन देंगे, ताकि ना ब्लड क्लॉट हो, थ्रोम्बोसिस ना बने। और क्या नाम, बाकी प्रोग्नोसिस की ग्रेवी है, पुअर टू ग्रेव। बाकी है ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉग और कैट में होता है ये। तो इसमें ये है कि, एक मिनट याद कर दो, इसमें ना जो बेसिकली जो प्रीडिस्पोजिशन भी होती है ग्लूकोमा में, कुछ ब्रीड्स होती हैं लाइक बेसिड हाउंड्स हैं, कोकरल स्पेनियल्स हैं, सियामेज कैट्स हैं, उसके अंदर ना ये प्राइमरी प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होता है। बाकी जो सेकेंडरी या काज है, उसमें यूवाइटस है, लेंस लग्जेशन हो जाता है, न्यूप्लेजिया हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। बेसिकली इन ऑल फंक्शन की इस ये सारे क्या करते हैं कि जो इसका एक्यूस ह्यूमर होता है, एक्चुअली ना एक इंटीरियर साइड पे होता है, जो एक्यूस ह्यूमर होता है आई का, वो ना मूव करता है आई के अंदर, बैकवर्ड जाता है। तो बाजू का जो आगे वाला जो फ्लूइड होता है ना, वो बैकवर्ड ड्रेन नहीं हो रहा होता, किसी न्यू प्लाजिया की वजह से, लेंस लग्जेशन की वजह से जो उसका ट्रैक होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आगे ना प्रेशर बनने लग जाता है आगे वाले पोर्शन के अंदर, तो लीड्स टू द ग्लूकोमा। तो जब भी आपने ग्लूकोमा को देखना है, तो आपने सबसे पहले इंट्रा ओकुलर प्रेशर को मेजर करना है। अगर 25 to 30 mg से ज़्यादा हो तो ग्लूकोमा है इसे। इसमें ये है, प्रेशर की वजह से ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाती है, बाकी रेटिनल डेथ भी हो जाती है, वक्त के साथ मतलब आई खत्म हो जाती है, दिखना ही बंद हो जाता है।
तो विजन लॉस इसमें जब होती है, जब हम ट्रीट ना करें उस प्रेशर को, ख़त्म ना करें, तो इसमें ये है। बाकी इस अक्यूट क्रोनिक और इसमें डिफरेंट तरह के साइंस होते हैं। आई आई की स्वेलिंग हो जाती है इसमें, और कॉर्नियल एडिमा हो जाता है। एंड इसमें और क्या होता है, सही है। बस ये है कि ना विजन लॉस होगी इसमें एट द एंड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, टोनोमेट्री इंस्ट्रूमेंट है जो ना मेजर करता है प्रेशर को। नॉर्मल है 15 से 25 mHg, ये आपने याद रखना है। अगर 25 से ज़्यादा हो तो ग्लूकोमा है। तो टोनोमीटर हम यूज़ करते हैं इसमें। मेडिकेशन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ करते हैं, ताकि जो उसका फ्लो है, जिसे हम कहते हैं वियोसेक्रल फ्लो कहते हैं, आउटफ्लो कहते हैं, उसे वो बढ़ाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे लाइक लेटेनो लेटेन प्रोस्ट, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं जो हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, टोरजोलामाइड। ये क्या करते हैं, इसकी जो एक्वस ट्यूमर होता है ना, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और जा बाकी बीटा ब्लॉकर है लाइक टिमलोल, ये क्या करेंगे, वो भी सेम इसका फंक्शन है कार्बोनिक अनहाइड्रेस की तरह, इनहिबिटर्स की तरह। बाकी इसकी अगर एडवांस में जाए तो सर्जरी है, लेज़र है। तो इमरजेंसी है, इसमें एक है ना, हमें एट्रोपिन यूज़ नहीं करना। एट्रोपिन क्यों यूज़ नहीं करना है डॉक्टर जी ना, यहाँ पे हमने क्योंकि ये वो कर देगा, टेकिकार्डिया कर देगा, टेकीकार्ड क्यों कर देगा और इसमें हार्ट रेड। रेट इंक्रीज कर देगा, और इंट्रा यानी कि ऑक्यूलर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा उसकी हम्म, वजह से। ठीक है। इसमें बेसिकली इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। हम्म। सर, ग्लाइकोमा जो है ये एज रिलेटेड है या फिर ओल्ड एज में होता है, या फिर किसी भी एज में हो सकता है कैट्स एंड डॉग को? किसी भी एज में हो सकता है, और एज रिलेटेड नहीं है ये बेसिकली। ये या तो प्राइमरी, जैसे आपको बताया है कि कुछ ब्रीड्स हैं, उस वक्त के साथ साथ ना उस उन ब्रीड्स के अंदर लाइक सियामीज कैट है, कोकरल स्पैनियल्स हैं, बेसिड हाउंड्स हैं, इसमें एज के साथ ना ग्लूकोमा बनने लग जाता है, वीएन कम हो जाती है। तो इन इन स्पीशीज के अंदर तो है। बट लाइक अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कोई एक सेकेंडरी कोई इशू है, यूवाइटस है, लेंस लक्जेट हो गया है, कोई कैंसर है, तो उस कंडीशन में किसी भी एज के अंदर हो सकता है। ठीक है। या हम कोई ड्रग यूज ठीक। कर रहे हैं विद अ टाइम, उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके। ठीक है। टेटनस, जो टेटनस है ना, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग एनारोब बैक्टीरिया कहते हैं इसे हम। और इसमें जो टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन जो काम खराब करता है वो करता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है इसमें। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें ये है कि, एक मिनट देखता हूँ जरा, कौन सा था। न्यूरोटॉक्सिन होता है भाई, ये याद रखिएगा। उसमें पता नहीं टी से बनता है, टिनैनो स्पाजमीन, इस तरह से कोई टॉक्सिन था। वो टेटनस के अंदर बनता है, असल वही मसला करता है। इसमें ना बेसिकली जो एंट्री है ना, वो कोई भी अगर पंचर वुंड है, डीप पंचर वुंड है, अम्लाइकल इन्फेक्शन हो जाता है कास्ट्रेशन के दौरान, तो इसमें ना एंट्री हो जाता है, इन्वायरमेंट में इसके स्पोर मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो जो ना किसी भी डीप लेसरेशन में ना चला जाता है, और वहाँ जाके ना अपना साइकिल पूरा करता है। इसमें ये है कि रिट्रोग्रेड मूवमेंट होती है, जैसे हमने रेबीज में पढ़ेंगे। और इसमें लाइक स्पाइनल कॉर्ड से जाता है फिर ब्रेन की तरफ। इसमें बेसिकली जो टेटनस है ना, ये गाबा और ग्लाइसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे ब्लॉक करता है, उनके फंक्शन को ना मिनिमाइज करता है। और इसमें जो एक्साइटेटरी सिग्नल्स बढ़ जाते हैं इसमें ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी। मतलब वक्त के साथ साथ, जैसे ना अभी नेक स्टार्ट हुआ है, माउथ माउथ अगर लॉक जा हो गया है, फिर नेक की तरफ आएगा। मतलब आराम आराम से ना इसमें ये फिर लिम्स पैरालिसिस हो जाते हैं।
बाज़ क्या होता है, मोर्टेलिटी जब होती है जब लंग्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जो डायफ्रेम है, चेस्ट मसल्स हैं, उसकी पैरालिसिस हो जाती है, जिस वजह से ना सांस बंद हो जाता है, तो वो लीथल हो जाता है। तो हमें वो देखना पड़ता है। इसमें जो हॉर्सेस है, सा हॉर्स संटांस होगा डॉग्स में, कैट्स में भी होता है ये, रूमिनेंट्स में भी है, हॉर्सेस में भी है। तो सा हॉर्स संटांस देखना, अब संटांस उसमें ये है कि ना उसके जो लिम्स हैं वो कट जाते हैं बिल्कुल, चारों के चारों। और सबसे हॉर्सेस के अंदर तो था एक निकटेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है ना आई की, उसका प्रोलैप्स हो जाता है हॉर्सेस के अंदर। इसमें स्टिफ गेट होगी, मसल रिजिडिटी आ जाएगी। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये है कि टेटनस टॉक्सिन कौन सा है, वो किसे अफेक्ट करता है। इसमें जो ट्रीटमेंट है ना वो एंटीटॉक्सिन हम देते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है टॉक्सिन को। बाकी साथ हम पेंसिलिन देंगे, पेंसिलिन के साथ मेट्रोनेटाजोल भी दे सकते हैं। बाकी मसल्स रिलैक्सेंट के लिए, ताकि स्पाज्म ना हो, तो हम क्या करते हैं कि डायज़ेपाम देंगे। और ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ पे रोशनी ना हो, डार्क हो, क्योंकि ना आवाज़ से भी ना ये ट्रिगर हो सकते हैं। बाकी वाउंड डेप्रीमेंट हम करेंगे ताकि हील हो, जो वाउंड है ना हील हो। बाकी इसकी वैक्सीन मौजूद होती है टेटनस टॉक्सॉइड के नाम से। और इसमें बेसिकली हॉर्सेस में ज़्यादा है, फिर ह्यूमंस हैं, रूमिनेंट्स है, कैट एंड डॉग्स हैं। मतलब रूमिनेंट्स को ना ये अफेक्ट कर सकता है। बस स्पास्टिक पैरालिसिस होता है इसमें, ये याद रखना। पेंसिलिन एंटीटॉक्सिन देंगे, डार्क वाइट एनवायरनमेंट में रखेंगे। निकटेटिंग मेम्ब्रेन की प्रोलैप्स होती है। ठीक है डॉक्टर, वेस्ट नाइल वायरस है जी एक। जी। जो वेस्ट नाइल वायरस है ना, ये फ्लैवी वायरस कहते हैं इसे, और आर्बो वायरस इसका दूसरा नाम है। इसका जो वेक्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है से क्यूलेक्स मॉस्किटो है, जिसके थ्रू ये फैलता है, वेक्टर है। रिजर्वायर बर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या होगा इसमें कि मॉस्किटो बेसिकली बाइट करता है स्किन पे, स्किन से जाएगा ब्लड में, वरीमिया होगा, और वो वरीमिया ना सीएनएस की तरफ जाता है। बाकी जब सीएनएस पे जाएगा तो न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे। उसके बाद वो टारगेट करता है ब्रेन स्टेम को, स्पाइनल कॉर्ड को। तो इस इन दोनों पार्ट को ये बेसिकली ना अफेक्ट करता है, और जो इन दोनों के फंक्शन है ना उस पार्ट्स के, वो समझो मिनिमाइज हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसमें बेसिकली ना मोस्टली ना जो एनिमल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसमें साइंस नहीं होते। थोड़े बहुत साइंस आएंगे, ठीक है, किसी किसी के अंदर ये मसला ज़्यादा आता है। न्यूरोलॉजिकल साइंस किसी किसी में होते हैं, हॉर्सेस में मोस्टली होगा। तो इसकी वैक्सीन मौजूद है, एनुअली हम करते हैं। इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट भी है, पीसीआर, हम जब यूज़ करते हैं अर्ली इन्फेक्शन के लिए, ताकि अर्ली इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक है ना, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो पीसीआर करके ना हम पहले से इसे देख सकते हैं। अलाइजा भी मौजूद है, इसका नेक्रोप्सी करते हैं, जिसमें ना हमें जो एंसोफिलाइटिस हमें दिखता है ब्रेन के अंदर, इन्फ्लेमेशन दिखती है इन दोनों पार्ट्स की। वो भी अगर न्यूरोलॉजिकल साइंस है, आफ्टर अदरवाइज दिखते, वो भी नहीं दिखते। क्योंकि वायरस है तो हम सपोर्टिव केयर करते हैं, इसके अंदर वैक्सीनेट करेंगे हर साल, मॉस्किटो को कंट्रोल करेंगे, रेपेलेंट देंगे हम। और अगर हम कोई डेड बर्ड है ना आसपास, तो हम जब भी ना हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो बर्ड है ना, वो बर्ड बर्ड के अंदर ना क्या होता है, बर्ड्स हैं वो रिजर्वायर होते हैं। वो अफेक्ट तो शो नहीं करते हैं, लेकिन एज ए रिजर्वायर काम करते हैं। तो डेड बर्ड आसपास मौजूद होगा ना, हमें रिपोर्ट करना है। तो ये है इसका वेस्ट नाइल वायरस जिसे हम कहते हैं कि। और ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, रिपोर्टेबल डिजीज है ये, आपने रिपोर्ट करना है। ठीक है डॉक्टर रीना। जी। अच्छा ये ऑर्टिक स्टेनोसिस है, इसके ना मर्मर लोकेशन पूछते हैं किधर है। और पल्मोनिक स्टेनोसिस है,
मिट्रॉल वॉल्व डिस्प्लेसिया हो जाता है। ये लोकेशन हमने अगर मरमर सुनना है इसका, तो हमने लेफ्ट 2 to 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, हमने वहाँ पे इसको मेजर करना है ऑर्टिक स्टिनोसिस को। ये लोकेशन सारी इंपॉर्टेंट है। पल्मोनिक स्टिनोसिस को हमने 2 to 4th, और मिट्रॉल वॉल्व डिस्प्लेसिया को हमने 5 to 6। बाकी प्री डिस्प्लेसिया रहने थे ना, वो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, तो बस सिर्फ लोकेशन आप देखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी हाँ, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेते हैं। तो हमेशा इसमें ये देखना है कि आपने ग्लूकोमा के अंदर एट्रोपिन यूज़ नहीं करना। अगर हेड ट्रूमा है तो हमने मॉर्फिन यूज़ नहीं करना। अगर निमोनिया है तो हमने ग्लाइकोपाइरोलेट यूज़ नहीं करना। और डीसीएम के लिए हम इकोकार्डियोग्राम यूज़ करते हैं। बुर्सोलोसिस के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। डीआईसी के लिए हम पीटीटी टेस्ट और प्लेटलेट टेस्ट हम करते हैं। बाकी जो एनाफाइलैक्सिस है उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एपिनेफ्रीन है। मिल्क फीवर में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। टेटनस में हम एंटीटॉक्सिन और साथ पेनिसिलिन देंगे। जो जूनोटिक रिस्क वाले एनिमल्स हैं, एंथ्रेक्स है, ब्रुसेलोसिस है, लेप्टोस्पायरा है और रेबीज है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो डीसीएम में 3D से याद करना: डायूरेटिक, डाइट एंड डायलेटर। डीआईसी एच डिजीज, हर्ट फॉर्म, हेमेंजियोसार्कोमा। एंड हाँ, इसमें ये है कि हेपेटिक लिपोडोसिस। बर्सुलोसिस के अंदर हमने RB51 देना होता है। हीफर्स में वैक्सीनेट एट 4 to 12 मंथ, और ग्लूकोमा में हमें एट्रोपिन नहीं देना। बाकी कुछ कंडीशन है एफके9 के ऊपर पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के डॉग्स में है बेसिकली। कैनाइन कंडीशंस हम पढ़ते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं हम इसे। ये हार्मोन की वजह से भी हो जाता है, एज की वजह से भी हो जाता है, ब्रीड की वजह से भी। तो इसमें तीनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं। और इसमें जो बेसिकली जो टेस्टिस्टेरोन है ना, हाँ हार्मोन है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ ये इशू आता है। इसमें जो क्लिनिकल साइंस हैं, इसमें टिनेस्मस होगी। जो स्टूल्स है ना वो रिबन स्टूल्स होंगे, रिबन स्टूल्स। और डायसूरिया, डायसूरिया का पता है डॉक्टर हिना? नहीं। ये इसके अंदर होता है। डायसूरिया। हम्म। ये इसकी टिपिकल कंडीशन है BPH की। डायसूरिया, इसमें बेसिकली ये है कि ना, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है यूरिन की, पेनफुल यूरिनेशन भी होगी। इसे कहते हैं डायसूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है। और इसमें हम्म। फिनेस्टिराइड हम यूज़ करते हैं, ताकि जो T4 है ना, उसका जो एनालॉग है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, उसके पाथवे को ब्रेक डाउन करता है और T4 को कम कर देता है। इसकी ट्रीटमेंट यही है। बाकी जो एट द एंड है वो है, वो हम न्यूट्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें ये है। बाकी क्लिनिकल साइंस हैं कि यूरिनरी साइंस में डायसूरिया, हिमाचूरिया जो होगा, ब्लड भी आ सकता है। और इसमें टिनिस्मस है, रिबन स्टूल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है। और बाजू का ये एसिम्प्टोमेटिक्स भी होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर। तो हमने डायग्नोस कैसे करना है इसे? इसे हमने रेक्टल कॉन्स्टिप पल्पेशन, रेक्टल हम्म। पल्पेशन करनी है पहले इसकी। हमने प्रोलैप्स, वो देखना है प्रोस्थेटिक, जो वो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी हमने ना साइज को देखना है। अगर उसको हम टच करते हैं, अगर पेनफुल है, नॉन पेनफुल है, हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद है हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, कोई सिस्ट तो मौजूद नहीं है, कोई सिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट तो नहीं है। और बाकी साइटोलॉजी एट द एंड, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो रूल्ड आउट करता है नियोप्लेजिया को। तो इसमें ट्रीटमेंट यही है, फिनासिड्राइड है, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है। हम न्यूट्रेट कर देते हैं।
बाकी इसमें और क्या था, डिफरेंशिएट द प्रोस्टेटाइटिस। हाँ, ये जो प्रोस्टेटाइटिस होता है ना, इसमें क्या होगा कि ना पेनफुल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पेनफुल रहेगा, फीवर होगा, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होता है। लेकिन ये जो बिनाइंग प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है, ये नॉन नॉन पेनफुल सिमेट्रिकल स्वेलिंग होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है डॉक्टर रीना, इसमें जी। ये है। बाकी मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ कुछ देर तक, ये खत्म होने वाली है मीटिंग। बाकी ठीक। कनाइन डिस्टेम्पर वायरस है। इस इसका जो वायरस है, मोरबिली वायरस कहते हैं, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से है। हाईली कंटेजियस है, और ये एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू फैलता है। और इसमें ये है कि पैथोलॉजी में ये वरीमिया होगा। वरीमिया में ना ये एपिथेलियल सेल, लिम्फोसाइट और न्यूरॉन्स को ना ये अफेक्ट करता है, टारगेट करता है। फिर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, डिमाइलिनेशन, न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे, ओकुलर साइंस भी होंगे इसमें, डेंटल साइंस भी होंगे।